अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पंजाब में इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है। KPK के इंतखाबात की अभी डेट आना बाकी है, लेकिन इंतखाबात को लेकर अभी भी एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। सियासी तलखी है कि कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। अभी तक ये सवाल उठ रहा है कि वाकई दोनों सूबों में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इंतखाबात तो हो भी सकेंगे या नहीं, या मसनूई बहरान क्रिएट करके इलेक्शन से बचा भी जा सकता है, जो PDM हुकूमत चाह रही है। हुकूमत इत्तेहाद का मानना है कि वो इलेक्शन के लिए तैयार हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि फिर रुकावटें कौन डाल रहा है। हुकूमत कहती है कि हम इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं कर रहे हैं, मगर 2 दिन पहले लाहौर में जो हुआ वो पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया ने देखा। क्या इस बर्बरियत को और क्या इसे रियासती जबर के अलावा क्या इसे कोई दूसरा नाम दिया जा सकता है? नाजरीन, सियासत से हटकर अगर सोचा जाए तो ऐसे मासूमों का कसूर क्या है जो 50 रुपये रोज़ाना ख़र्चा लेकर इमरान खान पर अपनी जान निसार करने बैठा हुआ था। ये मासूम और अल्लाह लोग शायद सियासत की पेचीदगियों, डीलों और सियासतदानों के झूठे वादों को भी नहीं समझता था। वो तो बस मुखलिस होकर अपने लीडर की पैरवी कर रहा था। तो ऐसे मासूमों की FIR जो हैं ये अर्श पर मौजूद थाने में कट जाती हैं और वहाँ की इंक्वायरियों को ना बदला जा सकता है ना दबाया जा सकता है। कहते हैं कि रियासत माँ होती है जो हर सूरत शहरियों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करती है। ये कैसी माँ है जिससे कोई शहरी महफूज है ना ही उनकी अमलाक। फिर सवाल उठ रहे हैं कि एक जमहूरी मुल्क में एक निगरान हुकूमत होते पंजाब पुलिस रियासती जबर का हिस्सा क्यों बनी? सियासी जमातों की मुखालिफत तो समझ में आती है, शहरियों की मुहाफिज पुलिस किसकी माँ पर पार्टी बनकर दुश्मनियां निभाती रही? इलेक्शन से पहले इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद दफा 144 लगाकर एक सियासी जमात को रैली से रोकना, ये कहाँ की दानिशमंदी है? सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कारकुन अली बिलाल उर्फ जिल्ले शाह, इसका कातिल कौन है? सवाल उठ रहे हैं कि अगर कारकुन अली बिलाल पर तशद्दुद पुलिस ने नहीं किया तो कौन है वो जिसकी कारी ज़रबे एक मासूम की जान ले गई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट चीख चीख कर कह रही है कि तशद्दुद हुआ है, बल्कि बदतरीन तशद्दुद हुआ है, मगर जिम्मेदार बददस्तूर कानून की गिरफ्त से बाहर हैं या फिर कानून से भी ताकतवर हैं। सवाल उठ रहे हैं कि कारकुन PTI का जांबाक होता है और कत्ल का पर्चा भी तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ ही दर्ज होता है। सवाल उठ रहे हैं कि निगरान हुकूमत का काम इलेक्शन कराना होता है या अपने लाने वालों की खुशनुदी हासिल करना। सवाल उठ रहे हैं कि जमहूरियत की चैंपियन सियासी जमातें निगरान हुकूमत को कैसे टॉर्चर की ऐसी सियाद तारीख रकम होने दे रही हैं? सब चुप है, आखिर क्यों? सवाल उठ रहे हैं कि 25 मई के बाद 8 मार्च को एक बार फिर मुल्क दिन भर पुलिस स्टेट बना रहा, मगर ताकत के ईवानों में किसी को खबर तक क्यों ना हुई? सवाल PTI की क़यादत पर भी उठ रहे हैं कि मीडिया के सामने शेर बनने वाले लीडर्स कारकुनों को पुलिस के रहमो करम पर छोड़कर सारा दिन कहाँ गायब रहे? पुलिस ने सारे मामले की तहकीकात के लिए एक कमेटी बनाई है, लेकिन पाकिस्तान का तो अलमिया है कि जिस मामले को दबाना हो इस पर कमेटी बना दो और जान छुड़ाओ। क्या इस बार भी वही होगा कि हक़ाइक़ सामने लाने की बजाय छुपा लिए जाएंगे? नाजरीन, क्या वाकई ही हुकूमत इलेक्शन से पहले इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहती है? क्योंकि जिस रफ्तार से इमरान खान और PTI की क़यादत पर मुकदमात हो रहे हैं, इससे तासुर तो यही मिलता है कि तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में आने देना ये किसी खतरे से कम नहीं है। PTI की तरफ से इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी की सूरत में स्ट्रैटेजी तो तैयार की है कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी मामलात को चलाएंगे। क्या इमरान खान की गैर मौजूदगी में वो पार्टी को लीड कर सकेंगे? क्या उन्हें इकट्ठा रख पाएंगे? क्या इमरान खान को रास्ते से हटाना हुकूमत के लिए इतना आसान होगा? क्या मुस्लिम लीग नून लेवल प्लेइंग फील्ड के बिना इलेक्शन में उतर सकती है? नून लीग ने दोनों सूबों में इलेक्शन के लिए अपने उम्मीदवारों की फहरिस्तें तलब की हैं। क्या नवाज शरीफ के बगैर मुस्लिम लीग नून पंजाब को वापस ले सकेगी, या इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ को वापस आना होगा? इलेक्शन की राह में रुकावटें कौन सी हैं? गवर्नर KPK क्यों टाल मटोल से काम ले रहे हैं? मैं बात करूंगी, मुझे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शफकत महमूद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक वफाकी वजीर हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब आपका। शफकत महमूद साहब, 8 मार्च को PTI की रैली पर PTI के कारकुनान के साथ जो कुछ हुआ, इसकी जितने भी अल्फाजों में मजम्मत की जाए कम है, लेकिन दुख ये होता है कि सारा दिन कारकुनों को मार पड़ती रही। PTI की क़यादत हमें बाहर उनके साथ उस तरीके से नजर नहीं आई। देखें शाजिया, सबसे पहले तो जिस बहीमाना तरीके से ज़िल शाह पे तशद्दुद किया गया, टॉर्चर किया गया, अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आपने जिक्र किया है, ऐसी ऐसी घिनौनी चीज़ें की गई उनके साथ कि जो किसी भी मतलब कि अब हम कुछ बदतहजीबी
या क्या बर्बरियत या जानवरों वाला सलूक, इसके अल्फाज नहीं मिल रहे कि किस तरीके से इसको कंडेम किया जाए। दूसरी बात ये है कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसका अगेन आपने जिक्र किया, ये केयर टेकर है, ये न्यूट्रल है। जिस तरीके से इन्होंने 144 लगाया, जिस तरीके से तशद्दुद किया, और जिस तरीके से वो आमिर मीर जो उनका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है बातें कर रहा है, तो ये तो मतलब है कि जितने ये एक्सपोज और नंगे हुए हैं इतना कोई भी नहीं हुआ। तीसरी बात ये है कि जो हमारा प्लान था रैली का, उसमें ये था कि सब लोगों ने ज़मान पार्क इकट्ठा नहीं होना था। हमारा प्लान ये था कि हमने 12 पॉइंट्स बनाए थे रास्ते में, और हर लीडर के जुम्मे जो था वो कोई पॉइंट था, कोई 1 मील दूर था, कोई 3 मील दूर था, कोई 5 मील दूर था। तो इसलिए जब ये तशद्दुद आप कह रहे हैं ना कि वहां पे लोग इसलिए नहीं थे कि लोग अपने अपने पॉइंट्स के ऊपर थे, और जब ये सब कुछ शुरू हुआ तो आपको नहीं लगता उस रैली को कॉल ऑफ कर देना चाहिए था? ये तो बिल्कुल 25 मई से भी ज्यादा घिनौना उस दिन लग रहा था कि जिस तरीके से लोगों को मारा पीटा जा रहा था, तो खान साहब को इसको कॉल ऑफ कर देना चाहिए था। नहीं, खान साहब ने कॉल ऑफ तो किया, लेकिन एक्चुअली हमें बड़ी हैरानी हुई क्योंकि शेड्यूल आ चुका था, इलेक्शन का बिगल बच चुका था, और पॉलिटिकल पार्टीज का राइट है कि वो जब इलेक्शन कैंपेन शुरू होती है तो वो उसके अंदर करें। और रात के 11 बजे तक एसएसपी वगैरह जो थे, एसपी वगैरह, वो कहते रहे कि कोई क्लैरिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है, आप करें रैली। ये सडनली एकदम ये प्रोग्राम बना, और उसके बाद उसको, तो ये तो क्या सडनली? हम तो सारा दिन टीवी पर देखते रहे, सारा दिन आप वो मार धाड़ और आंसू गैस। नहीं, सडनली से मतलब ये है कि रात के 11 बजे तक जो एसपी कंसर्न थे, जिनसे हमारे पार्टी के लोग मिल रहे थे, उन्होंने कहा कि जी कोई रुकावट नहीं है। लेकिन फिर रात के 12 बजे के बाद 144 का निफाज किया गया, और ये रुकावटों का, और आप लोगों से फिर राब्ता किया गया कि 144 का निफाज हो गया है और आप लोग इसको ना करें। क्या आप लोगो तक ये मैसेज पहुंचाया गया? सिर्फ अनाउंसमेंट की, और देखें हम तो ये तस्वर भी नहीं कर सकते थे कि इस किस्म का रद्द अमल आएगा एक न्यूट्रल गवर्नमेंट से। न्यूट्रल, आप अंदाजा लगाएं कि हमारी जो आईनी तरकीब है उसके अंदर जो इलेक्शन कराती है वो एक न्यूट्रल गवर्नमेंट है। और वो तो आइन में लिखा है, वो तो आइन में लिखा है कि जिसने इलेक्शंस करवाने हैं वो न्यूट्रल है। आप इसको न्यूट्रल समझते हैं? बिल्कुल नहीं समझते। ये हमने पहले दिन हमें नजर आ गया था कि ये न्यूट्रल नहीं है, और वक्त के साथ गुजरने के साथ बार बार ये नजर आ रहा है कि ये न्यूट्रल नहीं है, बल्कि ये नून लीग की एक पैदावार है, और इनका मकसद जो है वो तहरीक इंसाफ को जदोकोब करना, तहरीक इंसाफ को डिमोरलाइज करना, और धांधली करके तहरीक इंसाफ को इलेक्शन अगर होता है तो उसको हराने की कोशिश करना। वरना वैसे तो ये इतने घबराए हुए हैं कि ये इलेक्शन से भागने का कोई ना कोई तरकीब तलाश कर रहे हैं किसी तरीके तो से। ऐसे में इस निगरान हुकूमत के होते हुए कैसे फिर आप लोग अपनी जो रैलीज है, इलेक्शन कैंपेन है, वो पीसफुली कर पाएंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं एक दफा 144 आप लोगों के रैलियों में ही हो रही है। मरीम नवाज तो बड़े सुकून से, बड़े मजे से वो तो हर जगह जलसे कर रही हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो तो आपको इनकी जो जानिबदारी है वो तो आपको हर जगह नजर आ रही है, लेकिन हम इनको इलेक्शन से भागने नहीं देना चाहते। हम कहते हैं कि इलेक्शन कराएं, और बावजूद इस जबर के और बावजूद इस तशद्दुद के इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन फिर भी जीतेंगे। और ये जो सो कॉल्ड न्यूट्रल गवर्नमेंट है और केयर टेकर गवर्नमेंट है, ये तो इतनी एक्सपोज हुई है, और ये सारी उम्र अपने गुनाहों का कुफारा अदा करते रहेंगे। इनको आसानी नहीं होगी, इनको किसी ने भूलना नहीं है। ये जो चीफ मिनिस्टर बना बैठा है या बाकी लोग हैं, इनको किसी ने माफ नहीं करना। शफकत साहब, आपको नहीं लगता कि इस मामलात को और डिले करने की कोशिश की जाएगी अमन अमान की सूरत हाल का बहाना बनाकर? ऐसी वो कौन सी सूरत हो सकती है आपके, इससे ज़्यादा और क्या वर्स्ट हो सकता है कि इनको एक बहाना मिल जाए इलेक्शन को मजीद डिले करने का और इलेक्शन मुलतवी हो जाएं? 100% इनका प्रोग्राम है इलेक्शन को डिले करने का। हर वक्त तरफ से तलाशी कर रहे हैं, कभी कहते हैं पैसे नहीं है, कभी कहते हैं पर्सनल नहीं है, कभी कहते हैं लॉ एनफोर्समेंट के लोग मौजूद नहीं है। ये सारा का सारा धंधा जो है ये सिर्फ इसलिए है कि किस तरीके से इलेक्शन से भागा जाए। लेकिन आइन और जुडिशरी पे हमें एतमाद है कि आइन जो है वो तो बड़ा साफ है, क्लियर है, और जिस तरीके से हमारी अदलिया ने उसकी इंटरप्रिटेशन की है
वो भी उसके लिए भी उनकी तारीफ करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला, लेकिन मामलात अगर इस तरीके से सेटल्ड होते हैं कि आप लोगों की तरफ से भी बात की जाए, पीडीएम की हुकूमत से चेयरमैन सेनेट को बीच में बिठाया जाए, कुछ मीडिएटर्स बैठें, आप लोग आपस में मिलकर बैठें और कुछ देर आप लोग आगे जाएं, महीना डेढ़ महीना, कुछ पीडीएम पीछे आए, तो कोई ऐसा रास्ता निकले कि पूरे मुल्क में एक ही दिन अमनो अमान से इलेक्शंस हो जाएं, आप लोग तैयार हैं अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है? खान साहब ने इसके बारे में वाज़ेह कहा है कि इलेक्शन के मामले में पीटीआई जो है वो गुफ्तगू करने के लिए तैयार है। तो कोई पैगाम भेजा है आप लोगों ने पीडीएम को बातचीत चल रही है? खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा है, इससे बड़ा पैगाम और क्या हो सकता है, कि उन्होंने कहा है कि आप अगर इलेक्शन कराने के लिए या एक दिन इलेक्शन कराने के लिए बात करना चाहते हैं तो हम वो बात करने के लिए तैयार है। तो उधर से कोई राब्ता नहीं है किसी ने किया पीडीएम की हुकूमत की तरफ से, किसी सीनियर लीडर ने? नहीं, कोई राब्ता नहीं है। लेकिन ये भी तो तासुर फैल रहा है ना, 2 दिन पहले कामरान खान साहब ने भी अपनी ट्वीट में भी कहा, ये बात की कि इमरान खान साहब ने जो है वो उनको कहा गया, मिलने की बात हुई कि इमरान खान और शहबाज शरीफ की मुलाकात हो जाए, ये आपस में मिलकर बैठे, मैं सियासी मामलात से दूर रहना चाहता हूँ। लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया क्योंकि वो ख्वाहिशमंद है आर्मी चीफ से मिलने के, वो सियासी मामलात में अब इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। तो क्या ये बात दुरुस्त है? देखें, बात यह है कि जहां तक शहबाज शरीफ से मिलने की बात है, वो तो खान साहब ने एक दफा नहीं कितनी दफा कहा है कि हम पीडीएम की जमातों के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि वो इलेक्शन के ऊपर गुफ्तगू हो। कौम इलेक्शन मांग रही है, कौम मांग रही है कि इनके होते हुए जो तबाही और बर्बादी इन्होंने की है पिछले 11 माह में, कि उस तबाही और बर्बादी से बचने का एक ही तरीका है कि वो जो है इलेक्शन कराया जाए। और जहां तक आर्मी चीफ का है, वो फवाद ने ट्वीट की थी कि ऐसी कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं किया खान साहब ने। तो खान साहब शहबाज शरीफ साहब से भी मिलने को तैयार हैं? फिर इलेक्शन के बारे में पीटीआई पीडीएम के साथ बैठने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राम शफकत महमूद साहब, साबिक वफाकी वजीर, मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। भट्टी साहब, लाहौर में जो 2 दिन पहले 8 मार्च को पुलिस ने पीटीआई वालों के साथ किया, पीटीआई के कारकुनान के साथ किया, जो हलाकतें हुई, आपको क्या लगता है ये इलेक्शंस होने का गुस्सा निकाल रहे हैं? निगरान हुकूमत इसमें इन्वॉल्व है या वफाकी हुकूमत के कहने पर सारा कुछ हुआ? पिछले 10.5-11 महीनों में जो कुछ हुआ है, कभी आपकी ज़िंदगी में या मेरी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है? नहीं। सिर्फ मुझे ये मार्शल लॉ में नहीं जाते, जमहूरी अदवार में कहते हैं। हाँ, हमने वो मॉडल टाउन वाला सानिया भी याद है मुझे, तो वही याद आ रहा था, मॉडल टाउन। नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, वो तो साहिवाल का सानिया भी हुआ था, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि 11 महीनों में कभी ऐसा हुआ है कि तुहीने इलेक्शन कमीशन पर बगावत का मुकदमा, नामुनासिब बयान था फवाद साहब का, लेकिन बगावत का मुकदमा, कभी ऐसा हुआ है कि इमरान खान घर में हो और मुजाहरा इलेक्शन कमीशन के बाहर हो रहा हो और पर्चा इमरान खान पर हो? कभी ऐसा हुआ है कि इस मुल्क में इमरान खान कातिल भी हो, तुहीने मजहब का मुर्तकिब भी हो और दहशतगर्द भी हो? कभी ऐसा हुआ है कि तुहीने बिलावल भुट्टो पर मुकदमा हो, जरदारी साहब के खिलाफ एक बयान देने पर रात को उठा लिया जाए घर से? कभी ऐसा कभी किसी दौर में मुझे बताएं, अरश शरीफ की एक कब्र जो है इनको उम्र भर हांट करेगी पीडीएम हुकूमत को, और बाकी जो साफ़ियों पर, सियासतदानों पर पर्चे हर दौर में हर हुकूमत अपनी इस्तात और बसात के मुताबिक बनाती है, झूठे, मन घड़त और जाली। हम किसी को बरियो ज़िम्मा नहीं करार दे सकते, लेकिन ये मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि हथकड़ियाँ लगना, दहशतगर्दों की तरह ट्रीट करना, बरहना करके तशद्दुद के इल्ज़ाम जो आ रहे हैं, मुंह पे कपड़े डाल के ले जाना, 76-77 मुकदमे 10 महीनों में, T10 शुरू है, T10 में
T20 में कोई 66 रन बना ले तो वो बड़ा रन होता है, ये T10 में 67 पर्चे। और हमारा इधर वो अली अवान है इस्लामाबाद का, वो एक कल परसों एक प्रोग्राम में हम इकट्ठे, तो मुझे ज़्यादा 56 पर्चे मुझ पे हैं। तो ये कभी हुआ है? अब मुझे बताइए जो उधर आपके लाहौर में हुआ, मज़का खेज़ और बचगाना किस्म की ये है कि रात गए तक ये थम्स अप कर रही थी लाहौर इंतज़ामिया और पुलिस PTI वालों को कि गो अहेड, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, आप अपनी रैली निकालें। और 11 बजे तक भी कोई ऐसा चांस नहीं था, कहीं कुछ था नहीं, 12 बजे तक। 1 बजे अचानक दफ़ा 44 नाफज होती है और फिर उससे मज़का खेज़ सूरत हाल होती। क्यों नाफज की? पहला रद्द अमल है जी लाहौर की ट्रैफिक रवां दवां रखने के लिए। भाई लाहौर की ट्रैफिक तो पहले, इसका मतलब है फिर हमेशा रखो दफ़ा 44। दूसरा रद्द अमल औरत मार्च की वजह से। भाई औरत मार्च को लाहौर हाई कोर्ट ने इजाज़त दी थी, ख़ास एक रूट बना था, हया मार्च को भी इजाज़त देती थी, इसका इससे क्या तल्लक? वो अच्छा। फिर तीसरा PSL चूंकि हो रहा है इसलिए दफ़ा 44 नाफज की। अब मुझे बताइए PSL हो रहा है पिंडी में, दफ़ा 44 144 है, कड़िया जलूस गरीबा शहर है 44 लग गई, तो वो दफ़ा 44 जो है वो लाहौर में है, ये मज़का खेज़। फिर इस जिस तरह, अच्छा छोड़ दीजिए, जिस तरह क्रैकडाउन किया गया मकबूजा कश्मीर वाला, वो लॉन्ग मार्च वाला आपको भूल गया हो। एक मैं हैरान हूँ, मरियम नवाज पे शायद उनको फुटेज दिखाई जाए कि एक माँ गिरी, उसके ऊपर दुपट्टा है और बेटी ऊपर उसके लिपटी और चीख रही और ऊपर से वो डंडे मार रहे हैं। अब मुझे बताइए, इतना बेज़रर और भोला सा और वो क्या सीधा सादा सा एक, उसका कसूर ये था कि उसे उस बंदे से अकीदत थी, मोहब्बत थी, या वो उस बंदे के साथ था जो इस PDM हुकूमत के ख़िलाफ़ है। इसमें उसका क्या कसूर है? 26 ज़ख्म आए हैं, नाजुक अज़ा पे ज़ख्म है और इतने डंडे मारे हैं, खून दिमाग में जम गया है और BP लो हो गया है और पता नहीं क्या क्या उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मुझे तो लगता यानी मुझे 101 जिंदगियां मिले, मैं ऐसा किसी जानवर के साथ ना करूं, मुझसे होता ही नहीं है। जानवर कोई थोड़ा सा तकलीफ अपनी में हो तो हम सारे भूल जाते हैं, यानी ये कैसे इंसान। अभी मज़का खेज आप कह रहे हैं एक्सीडेंट में मारा गया है, इतनी बड़ी मौत मर गया है, इतनी अजीब बातें। उसके बाप का एक उसको मैसेज मिलता है, वो नहीं मुझे बताइए कि एक्सीडेंट में 26 जख्म, नाजुक अज़ा पे जख्म और खून जमना, BP लो होना, पता नहीं क्या कि यार क्यों करते हो ऐसे जो ये नहीं भुगत। और आखिरी बात फिर अगले सवाल पे, ये इमरान खान दौर था, आपके शो में भी एक मरतबा कहा था, पहले भी कहा था कि इमरान खान साहब वो करें जो आप कल बर्दाश्त कर सकें, भुगत सकें। हम भी हमेशा शुरू से ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल। आज मैं इनको कह रहा हूं कि वो करो, इतना जुल्म करो जितना भुगत सको, इतना वो फसल बो जो कल काट सको, वो कुछ करो जो कल फेस कर सको। निगरान हुकूमत का ये काम होता है। निगरान हुकूमत तो इलेक्शंस करवाने आई है और फिर बाद में इतने भोले बन के कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था, ये हो गया, हमने इस पे एक्शन ले लिया, फौरी एक्शन ले लिया। कि आपको सारा दिन नहीं पता चलता रहा कि लाहौर में हो क्या रहा है, जमान पार्क के बाहर हो क्या रहा है? मतलब कि निगरान हुकूमत अगर इस तरह के किसी एजेंडे का हिस्सा बन रही है तो PTI के आपको नहीं लगता तो तहफ़्फ़ुज़ात इस निगरान हुकूमत के हवाले से बिल्कुल दुरुस्त है? ये निगरान हुकूमत, पहले तो ये ज़हन में रखिए, ये मुतनाज़े हुकूमत है। हाँ। मोहसिन नकवी मुतनाज़े वज़ीर आज़म है। दूसरी बात ये ज़हन में रखिए कि ये मुस्लिम लीग नून और वो उनका जो ताल्लुक वो छोड़ दीजिए। तीसरी बात ये ज़हन में रखिए कि निगरान ये जो मॉडल टाउन हुआ था तो उस वक़्त हुकूमत शहबाज शरीफ गवर्नर हाउस में फिर रहे थे इधर उधर, तो उनको भी नहीं पता चला था और फिर इनको भी नहीं पता चला। और फिर मज़े की बात सुनिए, मज़े की बात यह है कि ये तीनों मौक़िफ़ जो मैंने आपको सुनाई है निगरान पंजाब हुकूमत के मौक़िफ़ हैं कि PSL हो रहा था तो औरत मार्च हो रही थी, तो लाहौर की ट्रैफिक रवां दवां रखनी थी, ये हो रहा था। और एक वज़ीर साहब ने तो कहा था कि इनके साथ करना ही है, तो इतने के बगैर ये खड़े भी नहीं हो सकते, वो नहीं कहते कि इतने बगैर रहती ही नहीं सही। तो वो वाला चक्कर चल रहा था। तो निगरान हुकूमत कहाँ की निगरान हुकूमत? देखे ना मौलाना साहब का समधी वो उधर KP में बैठा हुआ है ना डट के, सुप्रीम आईने पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत कह रही है वो डेट ही नहीं दे पा रहे। ये गवर्नर आपके पंजाब और ये इलेक्शन कमीशन, कौन सा अब निगरान रह गया और कौन सा रह गया? ये एक मुतनाज़े हुकूमत है। एक तरफ उनका झुकाव है, वो एक तरफ ये सूरत हाल आपको नहीं लग रहा उस वक्त उस तरफ जा रही है कि पूरे मुल्क में एक ही दिन में इलेक्शंस हो? कहीं ना कहीं बातचीत तो हो रही है,
इमरान खान भी ये चाहते हैं, पीडीएम अफोर्ड नहीं कर सकती है कि सिर्फ पंजाब में इलेक्शंस हो जाएं, कल को पीटीआई जीत जाती है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए विफाक की सीटें निकालना, हुकूमत बनाना। तो कहीं ना कहीं ये डिले इसलिए नहीं आप समझते हो रहा है कि पूरे मुल्क में माहौल बनाया जाए एक ही दिन में इलेक्शंस का? देखिए, कई थ्योरीज चल रही हैं इस्लामाबाद में कि शायद सारे जनरल इलेक्शन, जैसे एक थ्योरी तो है ना कि ये भी इलेक्शन 2 सूबों के भी जनरल इलेक्शन के करीब ले जाए जाएंगे। हाँ। लेकिन अब एक बहुत मजबूत साथ साथ जैसे एतजाज़ एहसन जैसे और लोग सारे उन्होंने वो भी आ गए हैं कि ये तौहीन अदालत लगेगी वजारत ख़जाना पे, वजारत दाखिला पे, तो वो भी है। दूसरा है कि जनरल इलेक्शन अभी करवा दें, वो कभी नहीं करवाएंगे, बिल्कुल नहीं करवाएंगे, इनका खुदकुशी होगी, मौत होगी। वो तो 6 महीने बाद भी नहीं, हालात ऐसे हैं, वो तो 6 महीने बाद भी अफोर्ड नहीं कर सकते भट्टी साहब। हम तो कह रहे हैं ना वो भी अफोर्ड नहीं, 6 महीने बाद भी अफोर्ड नहीं होंगे। लेकिन ये चांस लेंगे, अभी तो बिल्कुल नहीं करवाएंगे। हाँ। अभी बिल्कुल नहीं करवाएंगे, लग नहीं रहा कि अभी इलेक्शन करवाएं। लेकिन ये एक तीसरा थ्योरी आजकल इस्लामाबाद में बड़े हमारे जो सीनियर हम जो एंकर्स हैं, तज्जिया निगार हैं, वो बड़ी थ्योरी पेश कर रहे हैं। वो कहते हैं जो इलेक्शन हो जाएंगे अगर इमरान खान वक्त पे ही हो जाएंगे, अगर इमरान खान अंदर चला गया किसी मुकदमे में, मतलब ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड, एक तो ये है ना कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ, वो भी कैंपेन चलाएं और इमरान खान भी चलाएं, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड ये भी तो हो सकती है कि नवाज शरीफ लंदन में और ना आए और इमरान खान अंदर हो और ना आए। तो ये कि उनको भी उनके बगैर लड़ना पड़े, जैसे नवाज शरीफ ने 2018 का इलेक्शन उनको बाहर रखा गया, इसी तरह यही तो लेवल प्लेइंग फील्ड है कि वो नहीं भी आते लेकिन एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो हो जाएगी ना। जिस तरह 2018 के इंतखाबात में नवाज शरीफ को हिस्सा नहीं लेने दिया गया, इस तरह इमरान बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा, ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। और उसमें भी फिर आगे कई थ्योरियां हमारे 2-3 तहकीकाती रिपोर्टर्स का लम मिले, तो वो कह रहे थ्योरी ये भी हो सकती है कि इमरान खान जेल में हो और कैंपेन वो ना चलाए, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान की पार्टी में से टिकटें ऐसे लोगों को दिलवाई जाएं, यानी एक हलके में जो 2 उम्मीदवार खड़े हों तरीके इंसाफ के। नंबर 3 ये है कि ग्रुप बंदी की जाए और इलेक्शन कैंपेन उतनी ना चलाई जाए, और जो मजबूत उम्मीदवार हैं तरीके इंसाफ के उन पे एतराज़ात लगवाए जाएँ। तो बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं। देखना क्या है, हुकूमत फास्ट फॉरवर्ड मूवी चल रही है। आप अगर गौर से देखें पिछले 11 महीने से पहले दिन 10 मार्च से अप्रैल से या मार्च से आज तक देखें तो एक फास्ट मूवी चल रही है। देखें, लेकिन इस सब में ये है कि 2 दुख हैं। मुझे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे दुख। पहला ये है कि मुल्क, कौम और हम सारे डूब रहे हैं, बिल्कुल। दूसरा दुख है कि हमारा आखिरी भरम, आखिरी ऑर्गेनाइज्ड इदारे 2 थे, एक अदलिया और एक फ़ौज। अल्लाह इनको सलामत रखे। ये इस वक्त बिल्कुल वो कहते हैं ना कि बिल्कुल दरमियान में है, और एक पार्टी एक पे चढ़ाइयाँ कर रही है, दूसरी पे काट। इन इदारों का रहना, खड़ा रहना, मजबूत रहना इस वक्त बड़ा ज़रूरी है। तो कोई ऐसा रास्ता नहीं मुझे निकलता नज़र आ रहा कि हम इस बंद गली से निकल पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार थे। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका। कंवर दिलशाद साहब, पंजाब में इलेक्शन शेड्यूल आ गया है, केपीके की तारीख सामने नहीं आ रही है। अगर केपीके में इलेक्शंस की डेट सामने नहीं आती है सुप्रीम कोर्ट की हिदायत हुक्म के बावजूद, तो क्या ये तौहीन अदालत तस्वुर किया जाएगा? नहीं, तौहीन अदालत की नौबत नहीं आएगी, और इसलिए कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के 2 बड़े हाई पावर डेलीगेशन ने मौजूदा जो सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के, उनकी सरबराही में 2 मुलाकातें हो चुकी है गवर्नर साहब के साथ। और इसके अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गवर्नर साहब को 14 मार्च को मदऊ किया है, दावत दी है ताकि मशावरत की जाए। तो 14 मार्च को इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरीट में आ रहे हैं गवर्नर केपीके। वहाँ वो सब बैठ के मसाइल जो भी उनके हैं वो बातें तय हो जाएगी। लेकिन इलेक्शन मतलब कि जितना स्मूथ वहाँ पर असम्बली तहलील का मामला, निगरान सेटअप जितना स्मूथली केपीके में बना था, तो हम तो मिसालें देते थे, देखिए वहाँ पे तो कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन उतना ही कंट्रोवर्शियल ये बना रहे हैं और डिले कर रहे हैं इलेक्शंस की डेट देने में।
नहीं, उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को ये कल 14 मार्च को बताएगा कि गवर्नर के इख्तियारात बड़े महदूद हैं। आइन के तहत भी, आइन के आर्टिकल 105 के तहत भी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में आपने सिर्फ तारीख देनी है। जहां तक मामला है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का या दीगर मसाइल जो हैं KPK के, वो निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है और इलेक्शन कमीशन के दोनों इदारों की इसकी जिम्मेदारी होगी। तो उस पर उन्होंने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करेंगे और पुरअमन तरीके से इंतखाब करवाने की जिम्मेदारी निगरान हुकूमत की हमारी है। तो ये सारे मामला तय हो जाएंगे 14 मार्च को। लेकिन हमारी समझ में ये बात नहीं आई कि गवर्नर KPK ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के साथ ऐसे लैतो लाल का क्यों मुजाहरा किया कि बार बार इलेक्शन कमीशन खत भी लिख रहा है, डेलीगेशन भी जा रहा है, तो वो कोई ना कोई तरीका बताते हैं जी मैंने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में बात करनी है। उस पर इलेक्शन पाकिस्तान ने कह दिया लॉ एंड ऑर्डर तो जैसे आप कह रहे हैं निगरान हुकूमत इसको देख लेगी, वहाँ की दूसरे जो वजारतें हैं वजारत दाखिला देखेगी, निगरान गवर्नर का तो काम नहीं है कि इन मामलात को देखें। नहीं, बात दुरुस्त है, लेकिन हमें बड़ी हैरानगी हुई कि जी KPK गवर्नर ने ऐसा खत लिखा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को जिस पर उन्होंने बरहमी का इज़हार किया और सख्त लफ्जों में उस खत को उन्होंने अच्छे लफ्जों में नापसंदीदा करार दिया कि आपको तो खत एक आईनी इदारे के सरबराह को खत लिखते वक्त आपने सारे प्रोटोकॉल को बलाए ताक रख दिया। तो बहरहाल उन्होंने बरहमी का इज़हार भी किया, अफसोस का इज़हार भी किया। लेकिन 14 मार्च को गवर्नर साहब आ रहे हैं, ये सारे मामला तय हो जाएंगे। लेकिन देर हो गई, ये बात दुरुस्त फरमा रही है। अगर ये शुरू में कह देते तो 30 अप्रैल को पंजाब में जहाँ इलेक्शन हो रहा है तो KPK में भी 30 अप्रैल को हो जाता, दोनों सूबे में बैक वक्त हो जाते। लेकिन बहरहाल अब तो हालात बदल गए हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि 15 मई तक जो है वो KPK में अच्छा ऐसी ट्रेनिंग भी चल रही है कमर दिलशाद साहब की कोशिश हो रही है कि कुछ थोड़ा 1-2 महीने पीछे आगे करके कि इमरान खान साहब 1-2 महीने आगे चले जाएं, जो दूसरी PDM की हुकूमत है वो 1-2 महीने 1-1.5 महीना पीछे आ जाए, तो कुछ ऐसी सेटलमेंट हो जाए कि पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात हो जाएं। तो क्या ये भी अब पॉसिबल है जब पंजाब में इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है? ये मुमकिन है, ये आपका तजिया दुरुस्त है। वो इस लिहाज से कि अब अगर इसी तरह डिले होता चला जाएगा तो जो आइन का जो आर्टिकल 224 ये कहता है कि जब जनरल इलेक्शन के लिए अगर 4 महीने से कम अरसा रह जाए तो फिर ज़िमनी इंतखाबात भी नहीं हो सकते, उसमें आम इंतखाबात का भी सवाल ही भी पैदा होता है। अब अगर खैबर पख्तूनख्वा में तो मसला आगे चला गया बात। अब अगर ये 15 मई में इलेक्शन होते हैं तो आर्टिकल 224 के तहत तो ये तो 4 महीने का कम अरसा रह जाता है। तो ये भी एक बात दुरुस्त है आपकी। लेकिन तो इलेक्शन पाकिस्तान ने गौर खोज करना आइन के आर्टिकल 224 के तहत। उस आइन के आर्टिकल 224 के तहत पंजाब में भी इस इज्जत में आ गया है कि 14 अप्रैल के बाद जो है वो कोई ज़िमनी इंतखाबात नहीं हो सकते, क्योंकि 14 अप्रैल के बाद 4 महीने का अरसा रह जाता है कि जनरल इलेक्शन में। लेकिन आपको क्या लगता है कि हालात के लिए बेहतर यही है या मौजूदा हालात का वाकई ये तकाजा है कि पूरे मुल्क में एक ही दिन में इलेक्शंस हो? आपके इदारों को भी ये सूट करता है? आपके फाइनेंस की जो सिचुएशन है फाइनेंसेस की, उसको देखकर भी हमें यही लगता है कि पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए? फिर लॉ एंड ऑर्डर को भी देखकर लगता है और इलेक्शन कमीशन को भी ये सूट करता है? ये बात एक बड़ी खुशाइन बात ये हुई है कि चंद रोज पहले शाह महमूद कुरैशी और उनके बाद अहम PTI की रहनुमा जो थे उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। अगर इसी तरह शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं और बाकी सियासी जमातों के सरबराहों से मुलाकात करके मुल्क में एक दिन इंतखाबात करवाने की कोई तारीख मुकर्रर कर लें, कोई मुज़ाकरात कर लें तो बेहतर रहेगा, खर्च भी कम आएगा। बार बार आप देखें इस पर 20 अरब रुपए खर्च होना है, तो इसके बाद कौमी असम्बली के इंतखाब होने हैं तो उस पर कोई 30 अरब रुपया खर्च होना है। तो ये सारी बातें इसी तरह हो जाए, एक ही दिन इलेक्शन हो जाए तो ये बड़ा अहम फैसला हो सकता है कि अगर शाह महमूद कुरैशी इमरान खान साहब बैठ के तय कर लें कि ठीक है इमरान खान साहब ना जाएं मुलाकात करने के लिए, उनका एक स्लोगन है, बेशक ना जाएं, लेकिन उनकी सेकंड कमांड में तो बहुत अहम शख्सियत दाखिल हो गई है, परवेज इलाही साहब। आप परवेज इलाही साहब सदर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो आगे बढ़े और उसे मुज़ाकरात कर कर एक दिन में इंतखाबात करवाने के लिए रास्ता निकाला जा सकता है। और चौधरी परवेज इलाही साहब डराई के अच्छे खासे बातचीत करने के बड़े माहिर हैं और वो बात को सुलझा भी लेते हैं। तो शाह कुरैशी अपना चौधरी परवेज इलाही साहब बैठ के फैसला कर लें
और इस तरह स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट को भी ऑन बोर्ड रख ले और चीफ इलेक्शन कमीशन को ऑन बोर्ड रखे, तो ये सारे मामला तय हो सकते हैं। एक ही दिन में इंतखाबात हो जाए, उससे बेहतर नतीजा निकलेगा। और अब ये देखें आप कि अब सुबह खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब में इलेक्शन हो जाते हैं, मई के दूसरे हफ्ते तो मुकम्मल हो जाते हैं, और इसके बाद 12 अगस्त को साल होगी और नवंबर में कौमी असम्बली के इंतखाबात हो गए। इन दो सूबों में तो गवर्नमेंट बन जाएगी किसी की भी, तो वहाँ शिफाफ इलेक्शन कैसे होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारा भी शुरू से यही कंसर्न है। तो फिर पीडीएम को एतराज होगा, जो भी पार्टी जीतेगी दूसरी को एतराज होगा कि भाई हमारे लिए तो मुश्किल हो जाएगा, जिसकी हुकूमत बन जाएगी, जिसके पास वसाइल होंगे, इल्जामात तो उस पर लगेंगे कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे करवाएंगे। वो जो हारने वाली जमात जो है, वो कौमी असम्बली में जो हारेगी जमात, वो इलेक्शन को तस्लीम ही नहीं करेगी। वो कहेंगे जनाब सुबह पंजाब में किसी और की, गैर पख्तूनख्वा किसी और की, कौमी असम्बली के इंतखाबात हो गए। अब इसमें लेकिन एक बात देखें, इसमें इमरान खान का तो कसूर नहीं है, तहरीक इंसाफ का तो कसूर नहीं है। अगर वो कल को जीत भी जाते हैं, वो तो शुरू से एक ही बात कर रहे हैं, भैया आप पूरे मुल्क में इलेक्शंस अनाउंस कर दें, पूरे मुल्क में इलेक्शंस अनाउंस कर दें। इसके बावजूद अगर ये लोग कल को नहीं मानेंगे तो इसमें इमरान खान का तो कोई कसूर नहीं है, वो तो शुरू दिन से एक ही बात कर रहे हैं। नहीं, इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए उनको चाहिए ना इमरान खान को कि चौधरी परवेज लाइक और शामिल कुरैशी को आगे करें और कहें कि जाके बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिल मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं नाज़रीन एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम ये कब बहाल होगा, तवक्को से ज़्यादा ताख़ीर हो क्यों रही है, इसका जवाब पाकिस्तानी हुकाम दे रहे हैं। ना ही IMF की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। मुज़ाकरात पर मुज़ाकरात तो ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन रकम देने के मुतालबे पर IMF के लोग कोई नई शर्त सामने रख देते हैं कि पहले ये करो फिर डॉलर्स मिलेंगे। हुकूमत ऑलरेडी तमाम पेशगी शराइत मान भी चुकी है, इन पर अमल दरामद भी हो रहा है, मगर आलमी मालियाती इदारे के मुतालबात हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि IMF के दबाव पर कर्ज के उसूल के लिए हुकूमत आवाम से 335 अरब रुपए निकालने की तैयारियां कर रही है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए हुकूमत ने बिजली सार्फिन को मजीद झटके देने का फैसला किया है, यानी 3 रुपये 30 पैसे इजाफी सरचार्ज लगाने की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। हमें तैयार रहना चाहिए, जो बिजली है वो और महंगी होने जा रही है, जिस पर नेपरा अथॉरिटी 16 मार्च को अब ये समाअत करेगी। क्या गर्मियों में सार्फिन इतनी महंगी बिजली से अपने घरों को ठंडा रख पाएंगे, जब ऑलरेडी हम देखते हैं कि गर्मियों में इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। पेट्रोल गैस महंगा करने के बाद हुकूमत लग्जरी आइटम्स पर 25% सेल्स टैक्स भी लगा चुकी है, जिसकी वजह से मुल्क के कोने कोने में महंगाई का तूफान है इस वक्त, जिससे हर शहरी परेशान है। फिर ऐसे में सवालात उठ रहे हैं कि मईशत और मुल्क बचाओ का नारा लेकर अब इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने वाले आज मईशत को सहारा क्यों नहीं दे पा रहे हैं। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा 1-2 रोज़ में हो जाएगा, रवां हफ्ते हो जाएगा, ये सुनते भी हमें 1 महीना हो गया है, मगर मुआहदा हुआ ना ही डॉलर्स मिले। तो सवाल उठता है कि IMF इस बार पाकिस्तान से इतनी सख्ती क्यों कर रहा है। मुआहदे की राह में कौन सी रुकावटें हैं जिनको हमारे तज्जिया कार वज़ीर ख़जाना इसहाक डार जो हैं वो हटा नहीं पा रहे हैं, जो तजुर्बाकार हैं डार साहब। पाकिस्तानी हुकाम का ये मानना है कि IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा होते ही IMF मिशन पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर जारी करने की सिफारिश करेगा। अप्रैल के पहले हफ्ते में एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद फौरी रकम मिलने का इम्कान है। क्या डॉलर्स मिलने के बाद पाकिस्तानी मईशत अपने पाँव पर खड़ा होने के काबिल हो जाएगी, या कुछ अरसे के बाद पाकिस्तान को फिर एक सवाली बनकर IMF के दर पर खड़ा होना पड़ेगा। मैं बात करूंगी, मुझे डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर मौशियात। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, अब इलेक्शन से ज़्यादा अगर कोई काम बंदा जो कोई चीज़ डिस्कस कर रहा है वो है महंगाई, उसके रोज़मर्रा के अखराजात, उसकी जेब में पैसे उतने हैं लेकिन खर्च करने की जो इस्तात है वो भी कम हो गई है, लेकिन जो चीज़ें ख़रीदनी हैं वो महंगी होगी। बाइंग पावर हर रोज़, हर गुजरते दिन के साथ हर बंदे की कम होती जा रही है। ये सारे मामलात सिर्फ इसीलिए हैं कि IMF के अगर 10 अरब डॉलर की किस्त मिल जाती है तो मामलात इतने सीधे हो जाएंगे जिस तरह हमें लग रहा है, या कहानी कुछ और है इसके पीछे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बात दरअसल ये है कि जिस तरह आपने बिल्कुल आगाज में बहुत मुनासिब कहा है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के साथ जो IMF का जो प्रोग्राम है वो क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है, जबकि पिछले कुछ हफ्तों में आखिर हमारी हुकूमत एक तरह से नींद से जागी, अक्टूबर के बाद सोती रही, फिर जनवरी के महीने से उन्होंने तकरीबन जो शरात थे उनको इम्प्लीमेंट किया है। क्या वजह है कि अभी भी कोई रुकावट है? उसकी क्या वजह? मेरी अपनी राय ये है, ऑफ कोर्स आई एम नॉट प्रिवी टू एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, मगर चूंकि मैं अपने वक्त में 3-4 IMF प्रोग्राम्स खुद नेगोशिएट कर चुका हूँ, तो मेरा अंदाजा ये है कि इस मर्तबा एक नई चीज आ गई है सामने। क्या? और वो ये है कि अगले जो जून तक जो प्रोग्राम है, IMF ये इस बात से घबरा रहा है कि खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान की एक्सटर्नल जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं आज से लेकर जून के एंड तक वो पूरे नहीं होते हैं और प्रोग्राम के होने के बावजूद पाकिस्तान दिवालिये की तरफ चले जाता है, तो IMF के लिए ये बेहद एम्बैरेसिंग मामला होगा। ये इस जून तक 2023 का जून, नया माली साल नहीं, साल के एंड तक, ये माली साल के एंड तक, क्योंकि IMF का प्रोग्राम जून के एंड तक है। IMF को इस बात की परेशानी है कि जो बाहर से पैसा चाहिए हमें अपने तिजारती खसारा और कर्जों की वापसी पूरा करना है, हमें मार्च के महीने में, अप्रैल में, जून में, क्या हमारे पास इतने पैसे होंगे? क्या जो बायलैटरल्स हैं या मल्टीलैटरल एजेंसीज से इतने पैसे मिल जाएंगे? इसकी गारंटी शायद IMF के पास अभी तक नहीं आई है और इसलिए IMF थोड़ा सा एम्बैरस इस बात पे हो रहा है। तो IMF को अपने पैसों के हवाले से भी रिजर्वेशंस हैं कि अगर हम इनसे पैसा लेके भी मामलात को चला नहीं पाए, हमारे दोस्त ममालिक से लेकर भी हम मामलात को चला नहीं पाए, तो पैसे पाकिस्तान उतारेगा कैसे? फिर उन्हें ये थोड़ी कंसर्न है कि हमारे अंदर के मामलात कैसे चलेंगे, उनका सबसे बड़ा कंसर्न तो यकीनन ये होगा कि उनके पैसे कैसे उतरेंगे। जी, बात दरअसल उससे ज्यादा है ये कि IMF के उन पैसों का इतना बड़ा मसला नहीं, इसलिए कि उसका अमाउंट जो है वो हमारे ओवरऑल जो डेट है उसका 5-6%। असल मसला जो है कि पाकिस्तान क्या अगले 3-4 महीने अपने जो पैसों की ज़रूरत है बाहर से, क्या वो पैसे आ जाएंगे? खुदा न खास्ता अगर नहीं आते हैं तो IMF की छतरी के दौरान अगर एक मुल्क दिवालिया कर जाता है तो इसलिए IMF के लिए बेपनाह एम्बैरेसमेंट और परेशानी की बात। हमें कहाँ से पैसे मिलने की उम्मीद है डॉक्टर साहब? कहाँ से मिल सकते हैं हमें पैसे? देखें, बात दरअसल ये है कि अभी आपको साल के एंड तक, फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, तकरीबन मुख्तलिफ एस्टिमेट्स हैं, बट मेरा अपना अंदाजा ये है कि 11 से 12 अरब डॉलर की अभी भी जरूरत है। और उसको हासिल करने के लिए जो IMF ने अपने प्रोग्राम के जो प्रोजेक्शंस बनाए थे सितंबर में, उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा हिस्सा फाइनेंसिंग का इंटरनेशनल कमर्शियल बैंकों से रखा था, तकरीबन 7 अरब डॉलर। अभी तक सिर्फ 200 मिलियन डॉलर आए हैं पहले 8 महीने में। अच्छा। और खतरा यह है कि कमर्शियल बैंक, अल्लाह का शुक्र है कि आज चाइना ने कुछ रोल ओवर किया है अपना कमर्शियल बैंक लोन 2 अरब डॉलर तक का, मगर नया पैसा 7 अरब डॉलर बहुत मुश्किल है। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा था अपने प्रोजेक्शंस में कि पाकिस्तान इस साल 2 अरब डॉलर के बॉन्ड्स फ्लोट कर पाएगा, मगर आप ये देखिए कि हमारे बॉन्ड्स इस वक्त 60 से 70% डिस्काउंट पे बिक रहे हैं, तो गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। और बायलैटरल्स जो हैं वो थोड़े से रेटिसेंट हैं, कुछ सऊदी अरेबिया, चाइना, आपके UAE वगैरह, कतर, इसलिए कुछ अनसर्टनिटी ये है बहुत ज्यादा अभी तक शायद है कि पाकिस्तान को काफी पैसे मिल जाएंगे या नहीं IMF के प्रोग्राम के होने के बावजूद।
इस बात की परेशानी। बिल्कुल सही। तो इसके लिए हमारा दूसरा तरीकाकार क्या हो सकता है? एक तो है कि इंटरनेशनल कमर्शियल बैंकों से अगर पैसे मिलें तो ज़रूरत पूरी हो सकती है। दूसरा, टैक्सेस से तो नहीं हम इतना पैसा इकट्ठा कर पाएंगे। बिजली महंगी करने के लिए कह रहे हैं, बिजली भी महंगी हो जाएगी, टैक्स ऑलरेडी आप लोग लगा चुके हैं, उससे हमारा कितना टारगेट अचीव हो सकता है डॉक्टर साहब? देखिए, इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए कि ये टैक्स रेवेन्यूज रुपये में होते हैं, काश वो डॉलर में होते। उनका डोमेस्टिक मामलात से ताल्लुक है, उससे कोई आप एडिशनल रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाते। आज भी आप देखिए कि रेमिटेंसेस के फिगर्स आए हैं, पहले 8 महीने में $2 अरब से ज्यादा कमी आ चुकी है रेमिटेंसेस में। ये बहुत परेशान कुन है, और उसकी वजह तो आपको पता है कि जो हमारा इंटरबैंक एक्सचेंज रेट है और जो ब्लैक मार्केट में रेट है, उसमें अभी भी 25-30 रुपए का फर्क मौजूद है। बिल्कुल, 300 रुपए का भी बड़ी मुश्किल से डॉलर, बल्कि मिल ही नहीं रहा। 300 में हाथ में पैसे भी लेके जाएं तो नहीं मिलता है। बिल्कुल नहीं मिल रहा है, और उसकी वजह से आप देखिए रेमिटेंसेस में कमी, एक्सपोर्ट्स में नुमाया तौर पे कमी। तो मैं क्या कहूँ आपसे कि एक मुल्क हम इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास IMF प्रोग्राम है। इस दौरान श्रीलंका के पास तो नहीं था। दिवालिये के बाद वो गए IMF प्रोग्राम, तकरीबन 9 से 10 महीने हो गए हैं और अभी तक वहां IMF प्रोग्राम कायम नहीं हो पाया है। सही। तो इसका मतलब अभी भी हम ये कह सकते हैं कि रुपया हमारा स्टेबल नहीं है, डॉलर में ये उतार चढ़ाव फिर ऐसे अभी चलता रहेगा जब तक हमारे रेमिटेंसेस नहीं बढ़ते, बाहर से डॉलर्स नहीं आ जाते। बिल्कुल, और IMF का जो प्रोग्राम है वो चल पड़ता है, और दूसरे बायलैटरल डोनर्स और मल्टीलैटरल डोनर्स जो एक लिहाज से हमें सपोर्ट करने का कुछ इंडिकेशंस पहले दिया था, मगर पता नहीं क्यों उनमें रिलक्टेंस आ गई है। डॉक्टर साहब, ये कहीं ये जो रिलक्टेंट हो रहे हैं बाहर के मुमालिक हमें पैसा देने से, क्या इसकी वजह आप कहीं ना कहीं समझते हैं कि हमारे अंदर की जो डोमेस्टिक पॉलिटिकली एक इंस्टेबिलिटी है, एक अदम इस्तेहकाम है, इलेक्शंस हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, बाहर के मुमालिक ने किन लोगों के साथ डील करना है आने वाले दिनों में, तो ये भी एक इंस्टेबिलिटी आप समझते हैं एक बहुत बड़ी वजह है बाहर से पैसा ना मिलने की? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। सियासत से ज्यादा भी एक और फैक्टर भी मौजूद है, और वो अफगान सिचुएशन। और देखिए, अफगानिस्तान का पाकिस्तान की तरफ से खुदा न खास्ता बहुत स्मगलिंग हो रही है डॉलर्स की। यही मैं आपसे पूछने वाली थी, अगला सवाल, कि हम स्मगलिंग को रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? हम तो रो रहे हैं कि हमारे मुल्क में डॉलर नहीं है, तो डॉलर बाहर कैसे जा रहा है फिर? ये सवाल जो है हमें अपने जो अथॉरिटीज हैं जिनका काम है कि बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना, उनको जवाब देना अब बहुत ही ज़रूरी हो गया है, इसलिए कि लीकेज काफ़ी है। और होता यह है कि जब हम अपनी करेंसी को थोड़ा गिराते हैं तो अफगानिस्तान में उसकी वैल्यू उसी लिहाज से और कम कर दी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज़ साहब, माहिर मौशियात हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।